स्वच्छ रहे तन मन हमारा, स्वस्थ रहे भारत मेरा देश। आओ मिलजुल कर दुनिया को हम देते हैं ये संदेश। गांधी जी के सपनों का भारत अब हम बनाएंगे, मिलजुल कर चारों तरफ स्वच्छता और हरियाली फैलाएंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं दूरदर्शन प्रयागराज की इस खास पेशकश में। एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ होगा भारत तभी स्वस्थ होगा भारत। जी हाँ, हमारी आज की चर्चा का विषय है स्वच्छता ही सेवा। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है और एक स्वस्थ मस्तिष्क ही उस देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब ये है कि एक स्वस्थ दिमाग ना कि सिर्फ व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण, व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, बल्कि वो उस देश को भी तरक्की की ओर ले जाता है। इसलिए हम सभी को स्वच्छता के महत्व को समझना होगा और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने घर की, अपने बिस्तर की, अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा और सुंदर बनाना होगा। इसी विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं इलाहाबाद गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी के हेड डॉक्टर गोपाल मोहन शुक्ला जी। साथ में हैं राजकीय पुस्तकालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज की लाइब्रेरियन और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट श्रीमती रुषि श्रीवास्तव जी। और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत और साहित्य लेखन से जुड़े हुए श्री शिवानंद मिश्र जी। दूरदर्शन प्रयागराज की आज की इस प्रस्तुति में गांधी जयंती की ढेरों शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल करता हूं। सर, बातचीत का सिलसिला आपसे शुरू करते हैं और मेरा पहला सवाल यह है कि हम देखते हैं कि प्रयागराज जैसे बड़े शहर में या किसी भी शहर की बात करें तो देखते हैं हर गली चौराहे पर एक सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था तो गवर्नमेंट ने ज़रूर कर दी है, लेकिन आज भी लोगों ने खुले में जाना नहीं छोड़ा है। यहाँ की सड़कें इतनी खूबसूरत और चौड़ी तो हो गई, लेकिन अभी भी सुबह सुबह लोगों ने अपनी बैल्कनी से सड़कों पर कचरा फेंकना बंद नहीं किया है। तो क्या ऐसे में स्वच्छ भारत का जो सपना है वो साकार हो पाएगा? बताएं सर प्लीज़। निश्चित रूप से जिस सपने की आपने बात कही है उस सपने की परिणति हकीकत में की जा सकती है। महात्मा गांधी एक बात कहा करते थे अक्सर, वो कहते थे मैं समाज से जो अपेक्षा करता हूँ सबसे पहली आवश्यकता होती है कि मैं उन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन अपने स्वयं के ऊपर करूँ। दूसरी जगह एक जगह वो और कहते हैं कि प्रत्येक नागरिक को अपने स्वयं का स्वच्छता कर्मी होना चाहिए। जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम लॉन्च हुआ तो इसका जो प्रथम फेज था उस फेज की दो चीज़ें थी। एक चीज़ थी कि बड़े पैमाने पर टॉयलेट्स का निर्माण, पब्लिक टॉयलेट्स का निर्माण। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ थी कि लोगों की आदतों एवं सोच में सुधार। तो पहले चरण की जो एक टैग लाइन थी आदतें और सोच में सुधार, निश्चित रूप से इस सपने को हकीकत में बदलने का जो रहस्य है वो इसी आदतों और सोच में सुधार में अंतर्निहित है। जिस क्षण हम अपनी आदतों और सोच में सुधार लाएंगे इस स्वप्न को हम हकीकत में परिणत कर सकते हैं। हमें इसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है कि हम किसी इंटरनेशनल आइकॉन्स या इंटरनेशनल मॉडल को हम अध्ययन करने जाएं। हमारे पास इंदौर का मॉडल है जो इंडिया का सबसे बेस्ट, सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। हम उनसे सीख सकते हैं कि उन्होंने इन चीज़ों पर कैसे कंट्रोल किया, कैसे जो प्रॉपर सैनिटेशन की व्यवस्था थी, टॉयलेट की व्यवस्था थी जो कि काफ़ी खराब हालत में थी इंदौर की, जिसे उन्होंने आज इस स्थिति में लाया कि वहाँ पर उनके जो स्वच्छता का जो मॉडल है उस पर शोध हो रहे हैं। जहाँ तक आपने बात कही कि क्या ये संभव है कि जो टॉयलेट्स हैं लेकिन अभी भी लोग बाहर जाते हैं, डेफिनेटली जब हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया 2014 में जी, उस समय जो हमने पब्लिक टॉयलेट्स की परिकल्पना की या जो उनकी स्थापना की वो डेटा हमारा उस समय का था। लेकिन उसके बाद हमारी पॉपुलेशन
पिछली आज हम इस लोकप्रिय प्रोग्राम को पूरा करने में करीब एक नए दशक पूरा करने जा रहे हैं। 9 वर्ष पूरा हो जाएंगे, हम लोग 10वें वर्ष में प्रवेश कर 10 वर्ष में निश्चित रूप से पूरी डेमोग्राफी चेंज हो जाती है। तो हमें देखना पड़ेगा कि उस किसी नगर की, किसी गांव की जो 10 वर्ष पूर्व आवश्यकता थी, अकॉर्डिंगली हमने उनके लिए पब्लिक टॉयलेट्स और अकॉर्डिंगली बाथरूम वगैरह की व्यवस्था की। लेकिन आज की जो वहां पर पॉपुलेशन है, आज की जो डेमोग्राफी है, उसके अनुसार हमें फिर से प्लान करना होगा इन चीजों को बिल्कुल व्यवस्थित करने के लिए। बिल्कुल सर। अगर बात करें सर उन लोगों की जो सड़कों पर सुबह सुबह इतना कचरा फैलाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली, जो जैसा मैंने इसके पहले कहा कि आदतों और सोच में सुधार, अगर हमको ये समझना होगा कि अगर प्रत्येक व्यक्ति ने स्वच्छता के प्रति अपनी नोबेल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन किया होता तो निश्चित रूप से इस स्वच्छता अभियान जैसे महाअभियान को हमें हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट ही नहीं करना पड़ता। इसका मतलब कि इस मामले में हम लोग रिलक्टेंट हैं, हमारा रवैया उपेक्षापूर्ण है। हमें ये समझना होगा कि जब तक हमारा परिवेश स्वच्छ नहीं होगा, हमारा मोहल्ला स्वच्छ नहीं होगा, हमारी गली स्वच्छ नहीं होगी, जिस संस्थान में हम कार्यरत हैं वहां पर स्वच्छ का परिवेश स्वच्छ नहीं होगा, वह नगर या वह राष्ट्र स्वच्छ नहीं हो सकता। और इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा प्रत्येक इंडिविजुअल को, इंडिविजुअली उसे एक आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा। और जहां तक बड़ी अच्छी चीज मुझे याद आ रही है कि स्वच्छता मिशन से रिलेटेड ये जो प्रोग्राम है ये पहली बार लॉन्च नहीं हुआ इंडिया में। इसके पहले भी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता मिशन 80 के दशक में लॉन्च हुआ, 90 के दशक में राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान लॉन्च हुआ। लेकिन वो प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में एक मूलभूत अंतर ये पाया गया, मैंने ऑब्जर्व किया कि वो प्रोग्राम जस्ट एक सरकारी प्रोग्राम की तरह थे। लेकिन इस प्रोग्राम की खूबसूरती यह है कि इसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट हम पाते हैं। हम देखते हैं कि आम आदमी की सहभागिता है। आज की डेट में मैं देखता हूं, आप भी इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पर या सड़क पर कोई अगर केला खा रहा है या कोई चॉकलेट खा रहा है तो कई बार हम देखते हैं उनकी कोशिश रहती है कहीं आसपास में उसको डस्टबिन मिल जाए तो मैं उसको वहां पर डिस्पोज करूं। यद्यपि इसके अपवाद भी हैं जिनकी आदतों में अभी तक सुधार नहीं आया, उसके लिए सतत रूप से उन्हें शिक्षित करने और इसकी आवश्यकता का हमारे जीवन में कितना गहरा प्रभाव है, हमारी स्वच्छता ही नहीं हमारे स्वास्थ्य से कितना गहरा प्रभाव है, इसके विषय में हमें अपने लोगों में जन शिक्षा अभियान चलाना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि हम जानते हैं कि 2 अक्टूबर 2014 से गांधी जयंती के दिन ही हम इस प्रोग्राम को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। तो इससे हमें पता चलता है कि स्वच्छता गांधी जी के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। चाहे समाज में गुलामी की प्रथा को खत्म करना रहा हो, दास्ता को मिटाना रहा हो, या समाज में व्याप्त किसी भी प्रकार की कुरीतियों या बंधनों को जड़ से मिटाने के लिए उन्होंने जो भी उन्मूलन किया, एक बात ये, और दूसरी बात जब गांधी जी ये कहते थे कि अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा और स्वस्थ और सुंदर बनाना है, तो आपकी नजर में गांधी जी की स्वच्छता को लेकर क्या दूरदृष्टि थी? गांधी जी की स्वच्छता की दृष्टि हम स्वच्छता अभियान के पोस्टर से ही समझ सकते हैं। वो गांधी जी का चश्मा है, उसके पीछे तिरंगा है। वो चाहते ही थे कि एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण हो, एक खुशहाल भारत का निर्माण हो, और उसके लिए आवश्यक है कि ये कोई स्वच्छता व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरी एक सामाजिक रूप से ये एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। हर व्यक्ति को इसमें आगे आना चाहिए और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। गांधी जी ने सोचिए उस समय ये सपना देखा था जब भारत केवल एक स्वतंत्रता के उस पे चल रहा था कि हमें अपने भारत को स्वतंत्र कराना है, एक राजनीतिक स्वतंत्रता दिलानी थी, और वो उस मुद्दे के साथ ही स्वच्छता की बात को जीवंत रख रहे थे। जी, वो जहां भी अपने भाषण देते थे, स्वतंत्रता के लिए बातचीत करते थे, वो इस मिशन के विषय में जरूर बोलते थे कि हमें स्वच्छ भारत का भी निर्माण करना है। उन्होंने बहुत जगह क्या कहते अपने आप को सफाई कर्मी स्वयं सेवक के रूप में प्रस्तुत किया है। जब भी आवश्यकता पड़ी उन्होंने झाड़ू उठा लिया है। एक घटना है 1915 की, वो गए थे हरिद्वार, गए थे कुंभ मेला के टाइम पे जी। तो बहुत श्रद्धा रख के गए थे वहां पर जाकर, वो तीर्थयात्री के रूप में नहीं गए थे, स्वयं सेवक के रूप में गए थे,
और बहुत श्रद्धा के साथ गए थे। वहां पर श्रद्धालुओं को गंगा में डुबकी लगाते देखकर भी बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन दूसरी ही तरफ वो उस समय व्यथित हो गए जब पवित्र गंगा के तट पर वो प्राकृतिक कार्यों को करते देख लिए। उनको लगा जिस तट पर बैठ के हमें चिंतन मनन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, जिस उद्देश्य से हम आए हैं उसका कार्य करना चाहिए, वहां पर इस तरह के अज्ञानी महिला पुरुष इस तरह के नैतिक और प्राकृतिक कार्य करके इस शक्तिशाली धारा का अपवित्रीकरण कर रहे हैं। ये उनको बहुत ही व्यथित कर गया और उनकी दूरदृष्टि यही थी कि हमें अपने भारत को स्वच्छ करना है और एक उत्कृष्ट भारत का निर्माण करना है। उनकी सोच उस समय थी जब भारत स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था। बिल्कुल मैम, अगर हम बात करें आज के संदर्भ में गांधी जी की, जी जी, तो उन्होंने जो स्वच्छता का पाठ सिखाया या उनका ये जो दृष्टिकोण था वर्तमान समय में कितना प्रासंगिक और कितना प्रासंगिक प्रतीत होता है? वर्तमान समय में तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस स्वच्छता अभियान को चलाया 2014 में, जिसके लिए हम सभी बहुत आभारी हैं उनके। और सर ने जैसा कहा कि ऐसा अभियान चलाने की आवश्यकता ही ना पड़ती अगर हम सब इसको नैतिक जिम्मेदारी के रूप में समझते। तो गांधी जी का तो यही था कि हमें अपने शिक्षा में भी इस शिक्षा के पाठ्यक्रम में ये सफाई की व्यवस्था को लागू करना चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चा सीखता है स्कूल से सीखता है, तो उस विषय को जब वो अपनी जीवन शैली में ले आएगा तो वो एक नैतिक रूप से एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में भारत को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी भी उठाएगा। एक कविता मैंने लिखी थी, अगर आप कहें तो मैं सुनाना चाहूंगी। आज के विषय से रिलेटेड ही है और गांधी जी की सोच है जो अब के समय में है। युग बदला इतिहास बदला, ली करवट इन पन्नों ने, और हर वक्त के साथ तुम्हारी जरूरत बढ़ा दी लम्हों ने। आज हिंसा के गलियारों में, नीति विहीन हो चुके राजनीति के आचारों में, मानवता तुम्हें पुकार रही है। आज मनोबल टूट रहा है, सत्य का संग छूट रहा है, नहीं कोई सूर्य नहीं रश्मियां, तम के गहवर में डूबी दुनिया, मलिनता तुम्हें पुकार रही है, हे बापू मानवता तुम्हें पुकार रही है। वाह। ये गांधी जी की सोच थी कि हमें स्वच्छ रखना है भारत को। और उनका जैसा कि लोगों मैंने पढ़ा हुआ है कि वो अपने आश्रम में सफाई की व्यवस्था स्वयं करते थे। उनसे जो मिलने आते थे जो भी लोग, उनकी भी ये जिम्मेदारी थी, उनसे बोल दिया गया था कि आप अपनी साफ सफाई स्वयं करेंगे, इसके लिए आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो ये उनकी सोच थी कि ये नैतिक जिम्मेदारी है, इसे हर व्यक्ति को निभाना चाहिए। बिल्कुल रुचि मैम ने बहुत अच्छी बात बताई। और दोस्तों, हमें हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि धरती, पानी और हवा को रखना होगा साफ, वरना आगे आने वाली पीढ़ी हमें नहीं करेगी माफ। अगला जवाब सर हम आपसे लेते हैं। सवाल यह है कि आपकी दृष्टि में स्वच्छता, ये मानसिक स्वच्छता की बात करें, कितनी महत्वपूर्ण है? जब हम भौतिक स्वच्छता की बात करते हैं या मानसिक स्वच्छता की बात करते हैं, तो भौतिक स्वच्छता के साथ साथ मानसिक स्वच्छता को कितनी तरजीह दी जानी चाहिए, बताएं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। भौतिक स्वच्छता के साथ साथ जो हमारे मनोमस्तिष्क में जो कूड़ा करकट भरा पड़ा है, उसे स्वच्छ करने की भी बहुत हमारे ऊपर दायित्व आ जाता है। और बतौर साहित्यकार मैं अगर किताबों की बात करूं तो सबसे पहले तो स्वच्छता पे माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो गांधी की आत्मकथा ही है जी, और उसमें सत्य एक प्रयोग। आप देखेंगे कि गांधी जी पूरे अपने जीवन में सफाई को लेकर के कितने जागरूक रहे हैं। उन्होंने साबरमती आश्रम में, जैसा कि आपने भी कहा, कि सफाई को लेकर के जिस तरीके से समाज ने कुछ एक तबके को सफाई का दायित्व देख करके उनको हाशिए पर धकेल दिया था, उनको मुख्य धारा में ले आने की जो कवायद थी वो उन्होंने प्रयास गांधी ने किया। इस संदर्भ में हम देखेंगे कि जो शोषित वंचित वो तबका था जो सफाई में संलग्न था, उन्होंने उसके भी कार्य में सहभागिता निभाई। और निजी तौर पे जो अपने दायित्व को लेने की बात है, गांधी ने टॉयलेट साफ किया। एक बार का प्रसंग है, उसी में कस्तूरबा और गांधी में इस बात को लेकर के लड़ाई हुई कि जो सार्वजनिक शौचालय है आश्रम का जी, कस्तूरबा ने जो है सफाई करने से मना कर दिया। और वहां पर भी जो है गांधी ने स्टैंड लिया अपने घर से
और वो न केवल जो है भौतिक रूप से सफाई की मतलब ये पैरोकारी करते हैं, बल्कि वो मानसिक रूप से और सोशल रूप से, सामाजिक रूप से वो सफाई करते हैं। जो हमारे मनोमस्तिष्क में दुराग्रह हैं, पूर्वाग्रह हैं, उनको दूर करने का प्रयास करते हैं, उनको मुख्य धारा में ले आने की बात करते हैं। और आप देखेंगे कि कुंभ में जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने सफाई कर्मियों को आदर और मान सम्मान दिया, वो एक उदाहरण है और आपको भी प्रेरित करता है कि सफाई को लेकर के आप किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। दूसरी बात, साहित्य जो है अपने समय का सच उजागर करता है। और एक किताब है श्रीलाल शुक्ल जी की राग दरबारी, जिसमें वो उपन्यास शुरू ही होता है तो जैसे प्रवेश करते हैं आप गांव में, जिस तरह की गंदगी का उन्होंने वर्णन किया है, आपको घिन आएगी। और समाज जब इस तरह से जब चीज़ों को देखेगा कि इससे घिन आती है, ये बहुत बुरी चीज़ है, तो उसको साफ करने के लिए भी जो है, उसको दूर करने के लिए भी जो प्रयास करेगा। तो ये एक उदाहरण है। और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से इसकी क्या उपादेयता है कोरोना काल में, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा जी। स्वच्छता हमारे लिए कितनी जरूरी हो जाती है। और आपने जिक्र किया सुलभ कॉम्प्लेक्स का। सुलभ इंटरनेशनल के प्रणेता जो अभी विगत 15 अगस्त को हमारे बीच नहीं रहे, बिंदेश्वरी पाठक जी, उन्होंने जिस तरीके से सुलभ कॉम्प्लेक्स हर शहरों में हर जगह स्थापित करवाने की कवायद की, और जो एक सोच थी, जहाँ तक उन्होंने एक स्वच्छता का समाज शास्त्र इस तरह का विषय यूजीसी से मान्यता प्राप्त करा करके विश्वविद्यालयों में जो है इसको विषय के रूप में पढ़ाए जाने की वो पुरजोर जो है कोशिश की। पता नहीं वो अभी फलित हुआ या नहीं, कि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, लिटरेचर अवेलेबल हो और उस तरीके से ये समाज शिक्षित हो और अपनी जिम्मेदारी को निभाए। तो इन सारी चीज़ों से प्रेरणा मिलती है। और विगत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो हमारा ये स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, और स्वच्छता ही सेवा एक सरकार ने पोर्टल बना करके लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया, बड़ा ही सराहनीय है और इसमें सबको अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वापस आते हैं गोपाल सर के पास। सर, हम देखते हैं कि जब घर से बाहर निकलते हैं तो सड़कों में, मैदानों में या दुकानों के आसपास का जो एरिया होता है, वहाँ पर बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है। या हम जब घर से बाहर कोई पैकेट वाला फूड खाते हैं तो उसका जो रैपर है वहीं पर रिलीज़ कर देते हैं। तो सर, क्या हम अपनी सादत को बदल सकते हैं? उस वेस्ट मटेरियल को अपने पॉकेट में या बैग में कुछ देर रखकर उसे सही जगह पर यानी डस्टबिन में हम रिलीज़ करें। तो ऐसा करके सर हम किस प्रकार से अपने पर्यावरण को ग्रीन और क्लीन बनाए रख सकते हैं, बताएं सर। निश्चित रूप से ऐसा किया जा सकता है। ऐसे कई एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे होंगे, जबकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को इस तरह के बेस्ट चीज़ें मिली और उन्होंने स्वयं उनको अपनी पॉकेट में रखा और बाद में उनको डिस्पोज किया। इस अभियान ने एक समाज में अपना स्थान बनाया, क्योंकि और हम देखते हैं कि इस अभियान का हिस्सा ऐसा कोई गली, चौराहा, मोहल्ला नहीं बचा जहां पर इस अभियान की गूंज हमें ना सुनाई पड़ी हो। और उसकी परिणति यह है कि आज आप देखते हैं कि डस्टबिन जैसी चीज़ें या जो कचरा इकट्ठा करने के जो स्थान थे वो देखने को नहीं मिलते थे शहरों में। आज हम इन चीज़ों को सहज रूप से देख सकते हैं कि हर चौराहे पर, उस महत्वपूर्ण स्थान पर जहाँ पर उसकी आवश्यकता है, जहाँ पर स्ट्रीट फूड वगैरह की व्यवस्था होती है, बड़े पैमाने पर लोगों की गैदरिंग होती है, वहाँ पर नगर निगम द्वारा इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं कि डस्टबिन लगाई गई हैं, गार्बेज स्थल बनाए गए हैं। और पब्लिक में अवेयरनेस को भी मैं पा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि बड़े पैमाने पर लोग, खास तौर पर उससे भी महत्वपूर्ण बड़े लोगों से ज़्यादा मैंने अवेयरनेस बच्चों में पाई। मैंने देखा कि वो अपनी अगर कोई चॉकलेट खाते हैं तो वो ये पूछते हैं कि पापा डस्टबिन कहाँ है या इसको मुझे कहाँ फेंकना है। ये बड़ा शुभ संकेत मुझे लगता है कि भारत में इस तरह की जो यह पीढ़ी जब सामने आएगी तो निश्चित रूप से
इस दिशा में जो परिणाम होंगे, जो स्थिति होगी, वो पहले से निश्चित रूप से सुखद होगी। और जहां तक बात है कि इस जो अभियान है, इसका तो टैग लाइन ही है स्वच्छता की ओर एक कदम। जिस क्षण एक व्यक्ति एक कदम बढ़ाएगा और 140 करोड़ लोग एक कदम बढ़ा देंगे और 140 करोड़ कदम बढ़ जाएंगे, तो स्वच्छ गंदगी जैसी चीज कहाँ रह जाएगी। हमें किसी महत्वपूर्ण देश या शहर सीखने के बजाय हमारे अपने देश में ही इस तरह का एक बहुत खूबसूरत उदाहरण उपलब्ध है। एशिया का क्लीनेस्ट विलेज मावलांग, जो कि मेघालय के सुदूरवर्ती स्थान पर स्थित है। और संयोग की बात है कि मैं स्वयं वहाँ पर गया हूँ और मैंने वहाँ पर पाया कि वहाँ पर सरकारी मशीनरी उपलब्ध नहीं है। सेल्फ सस्टेनेबल लोकल लोगों के प्रयास से किया गया एक इनिशिएटिव है और वो इतना महत्वपूर्ण है कि वहाँ की हर गली, हर नाली, हर घर, हर चौराहा स्वच्छता की गजब का मॉडल प्रस्तुत करते हैं, जो कि बताता है कि अगर हम सरकारी मशीनरी के बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा अध्ययन या उसकी आवश्यकता नहीं है। स्वतः स्फूर्ति के द्वारा, सेल्फ मोटिवेशन के द्वारा, एक दूसरे के सहयोग के द्वारा निश्चित रूप से हम इस मावलांग जैसे क्रांतिकारी उदाहरण अपने शहर, अपनी गली में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। जब हम बात कर रहे हैं 21वीं सदी में गांधी जी के सपनों के भारत की, तो ऐसे में इस अस्पृश्यता जैसी संकुचित मानसिकता वाली विचारधारा से कैसे लड़ा जा सकता है, इसको समाज से कैसे मिटाया जा सकता है, बताइए। गांधी जी का कहना ही था कि क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडनेस, मतलब अगर जो सफाई कर रहा है वो तो ईश्वरी भक्ति कर रहा है जी। उनका तो ये कहना था अस्पृश्यता को लेकर कि जो व्यक्ति हमें साफ माहौल दे रहा है, हमारी साफ सफाई कर रहा है, सेवा कर रहा है, वो अछूत कैसे हो सकता है। वो तो समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। उनकी एक घटना है, वो 12 साल के थे, तो उनके घर में एक उका नाम का आता था सफाई कर्मी, तो अक्सर अगर वो छू जाता था तो उनकी माता जी, पुतली बाई जी, उनको कहती थी नहीं तुरंत स्नान करो। तो 1-2 बार तो उन्होंने किया, लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आती थी। उनको लगता था कि जो व्यक्ति हमारा घर स्वच्छ कर रहा है उसको छूने से मैं कैसे अपवित्र हो गया। तो उन्होंने माता जी से अपने कहा, तो माता जी भाई आज्ञाकारी पुत्र भी थे, मान लेते थे, लेकिन उन्होंने फिर तर्क किया कि रामायण में मैंने पढ़ा है कि रामचंद्र जी ने एक गुहाक नाम के व्यक्ति को गले लगाया था जो कि निम्न जाति का था, और रामायण हमें गुमराह नहीं कर सकती। तो मैं इस बात से आपसे सहमत नहीं हो सकता कि उस व्यक्ति को छूने से मैं अपवित्र हो जाऊंगा। तो उनकी ये सोच थी कि जो व्यक्ति समाज को शुद्ध कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है, उसको हम सभी अछूत मानकर उसे एक निम्न दर्जे में रखते हैं। तो उनका ये कहना था ये सफाई की व्यवस्था जो है वो एक निम्न वर्ग या एक विशेष वर्ग जाति के लिए नहीं होनी चाहिए, ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति को इसको निभाना चाहिए। सर, कई बार ऐसा भी होता है कि देखने में ये आता है कि हमारे गली का जो सफाई कर्मी होता है, स्वीपर होता है, किसी परिस्थिति वश वो नहीं आ पाता है, तो ऐसे में हमारे गली मोहल्ले में चौराहे पर ढेर सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है या जो नालियां होती हैं वो जाम होने लगती हैं, और हम तब तक उस व्यक्ति के इंतजार में बैठे रहते हैं कि वो आएगा और झाड़ू लगाएगा। क्या हम लोगों की जरा भी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि उस गंदगी को, उस कचरे को वहां से साफ कर दें, या कम से कम अपने घर के दरवाजे के सामने तो सफाई कर लें? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये कहीं न कहीं एक दूसरे पर टालने वाली बात है। अपनी जिम्मेदारियों को, दूसरे की जिम्मेदारियों को अलग अलग करके देखने की बात है। हाँ। सबसे बड़ी बात तो हमारे यहाँ शुरू से ही कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। जी। तो निरोगी काया कब रहेगी? स्वस्थ वातावरण में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये सारी तमाम नैतिक बातें हैं जो हमें शुरू से ही सिखाई जाती हैं, और सोच को बदलने के लिए ही इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं, और ऐसे कार्यक्रमों की बहुत ज़रूरत है इस समाज को, जहां हम ये समझें कि अगर अगला नहीं आ रहा है किसी कारणवश, तो हम ये भी समझें कि ये हमारा भी दायित्व बनता है। हमारी गली स्वच्छ हो, हमारा वो सार्वजनिक स्थल सार्वजनिक रूप से है,
हमारे आप सबकी जो है ये उपयोग में लाई जाने वाली जगह है, तो क्यों ना हम उसके भी स्वच्छ रखने में अपनी सहभागिता निभाएं। किसी एक दूसरे के प्रति जो है ऐसे आग्रह कि इस काम के लिए वो नियुक्त हैं वही करेंगे, बिल्कुल तो सही इस बात, सोच को बदलना होगा। बिल्कुल सही बात बताई सर आपने। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की पेशकश, जिसमें डॉक्टर गोपाल मोहन शुक्ल जी, श्रीमती रुषि श्रीवास्तव जी और श्री शिवानंद मिश्र जी शामिल रहे। इन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर आप सभी दर्शकों तक इतनी महत्वपूर्ण और उपयोगी बातें साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मुझे यानी अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।